प्रदेशों में हमारा सबसे पहले आता है उत्तरी पश्चिमी थार का मरुस्थल या मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा आता है मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश। तीसरे की यदि हम बात करते हैं भौतिक प्रदेश की, तो तीसरा भौतिक प्रदेश है हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथे की यदि हम बात करते हैं, चौथा हमारा भौतिक स्वरूप है राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी पर्वतीय प्रदेश या पठारी प्रदेश। अब सबसे पहले बात आती है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। तो आप सभी को पता है राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, और तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथे की बात की जाए दक्षिणी पूर्वी पर्वतीय पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अगर हम बात करें कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है या थार का जो रेगिस्तान है, इसी को हम क्या कहते हैं, थार का रेगिस्तान, थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल या मरुस्थलीय प्रदेश। यदि बात की जाए कालखंड की, यदि हमारे यानी कि हमारे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो निर्माण हुआ था वह किस कालखंड में हुआ था, तो हमारे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण हुआ था नियोजोइक महाकल्प में। किसमें हुआ था, नियोजोइक महाकल्प में। इसी को हम प्लीस्टोसिन युग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जाना जाता है इसे, प्लीस्टोसिन युग के नाम से। और यदि अवशेष की बात की जाए, उत्पत्ति की बात की जाए, तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जो उत्पत्ति हुई है वह 33 महासागर के अवशेषों से हुई है। किससे हुई है, 33 महासागरों के अवशेषों से। यहाँ पर आज भी हमें जो है इसके कुछ अवशेष हैं जो हमें प्राप्त होते हैं। इससे यह पता चलता है कि हमारे उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की उत्पत्ति 33 सागर के अवशेषों से हुई है या मानी जाती है। अगला हम प्रदेश की बात करते हैं मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। इस प्रदेश की उत्पत्ति एंजोइक महाकल्प में हुई थी। कब हुई थी, एंजोइक महाकल्प में, जिसे प्री कैम्ब्रियन काल के नाम से जाना गया। यदि हम इसकी उत्पत्ति की बात करें कि मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति किस कालखंड में हुई थी, तो एंजोइक महाकल्प में हुई थी, प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी, तथा गोंडवाना लैंड के अवशेषों से हुई थी। किससे हुई थी, गोंडवाना लैंड के अवशेषों से। तीसरे प्रदेश की हम यदि बात करें, तीसरा प्रदेश है हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश। और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसका जो निर्माण हुआ था वो नियोजोइक महाकल्प में हुआ था, जिसे प्लीस्टोसिन युग कहा गया। लेकिन याद रखना, इस नियोजोइक महाकल्प और एक हुई उत्पत्ति उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। इसकी भी उत्पत्ति कब हुई थी, नियोजोइक महाकल्प में, और इसकी भी उत्पत्ति कब हुई थी, नियोजोइक महाकल्प में। लेकिन इसकी उत्पत्ति, पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति थार के रेगिस्तान से पूर्व मानी जाती है। थार के रेगिस्तान देखिए, यदि बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश की, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की जो उत्पत्ति है वह थार के मरुस्थल से पूर्व हुई थी या पहले हुई थी। उसके बाद में हमारे उत्तरी पश्चिमी जो थार का मरुस्थल है इसकी उत्पत्ति हुई थी। लेकिन इन दोनों ही, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है और यह मरुस्थलीय प्रदेश है, इन दोनों की ही उत्पत्ति एक ही कालखंड में हुई थी। नियोजोइक महाकल्प में इसकी उत्पत्ति हुई है और नियोजोइक महाकल्प में ही इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। देखिए, एक चीज और, हमारे जो राजस्थान है, हमारे राज्य का सबसे प्राचीनतम भौगोलिक प्रदेश माना जाता है, भौगोलिक अंचल माना जाता है, या ये कह सकते हैं हमारे राजस्थान में सबसे पहले जिसकी उत्पत्ति हुई है या जिस भौतिक प्रदेश की सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई थी वह हुई थी मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश की। हमारे प्रदेश में सबसे प्राचीनतम यदि मानी जाती है तो इसी प्रदेश को माना जाता है।
ठीक है दोस्तों, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे मैं हटा देता हूँ। देखिए हम बात करेंगे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। जो हमारा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में थोड़ी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मरुस्थल की। मरुस्थल क्या है, किसे कहते हैं? वह क्षेत्र जहां पर किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं पाई जाती या बहुत कम मात्रा में वनस्पति पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं। या ऐसा क्षेत्र जहाँ बहुत अधिक मात्रा में रेत हो और वनस्पति जो है वहां पर कम पाई जाती हो, विषम परिस्थितियां हो, ऐसे क्षेत्रों में क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं। अब बात आती है रुक्ष प्रदेश। हमारे राजस्थान को ईश्वरी सिंह ने, किसने? ईश्वरी प्रसाद ने जो ईश्वरी प्रसाद जी हैं, इन्होंने हमारे राजस्थान को किस नाम से पुकारा है? रुक्षित प्रदेश के नाम से। जबकि एक नाम और हमें देखने को मिलता है, गुर्जरात्रा। गुर्जरात्रा। इस प्रदेश को ह्वेनसांग, जो एक चीनी यात्री थे, ह्वेनसांग, वो यहाँ पर चीनी यात्री यहाँ आए थे, उन्होंने राजस्थान को गुर्जरात्रा के नाम से पुकारा था। किसने कहा था? गुर्जरात्रा राजस्थान को चीनी यात्री ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग ने, ये चीनी यात्री थे, इनकी प्रसिद्ध रचना भी है जिसे सीयू की रचना के नाम से जाना जाता है। इन्होंने राजस्थान को गुर्जरात्रा के नाम से संबोधित किया था। अब मैं बात करना चाहूंगा उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की कुछ विशेषताएं या मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषताएं। मरुस्थल की प्रमुख विशेषता, यानी हमारे मरुस्थल की जो भी मरुस्थल से क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं वर्षा की, वर्षा का अभाव या वर्षा की कमी। वर्षा का अभाव, वर्षा का अभाव, यानी कि यहाँ पर कम मात्रा में वर्षा होती है। यदि आगे हम बात करते हैं वनस्पति की कमी, वनस्पति का अभाव, यानी बहुत कम मात्रा में यहाँ वनस्पति पाई जाती है। अगर हम आगे बात करते हैं भूमि में उपजाऊपन की कमी, यानी कि यहाँ की जो भूमि होती है वो कैसी होती है? कम उपजाऊ होती है। खाद्यान्नों का अभाव, खाद्यान्नों का अभाव या कमी। आपको बताया जब भूमि यहाँ की उपजाऊपन की भूमि में कमी है तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ खाद्यान्नों की भी कमी होगी। आगे यदि हम बात करते हैं प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति, ग्रीष्म काल में या ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक रहता है,
है। आगे बात करता हूं, शीत ऋतु में यहाँ का जो तापमान होता है बहुत ज्यादा कम हो जाता है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का तापमान जो है कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है, जबकि शीत ऋतु में यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा कम हो जाता है। शीत ऋतु में तापमान में कमी, जो शीत ऋतु आती है तो यहाँ तापमान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। वन्य जीवों का अभाव, वन्य जीवों का अभाव, यानी यहाँ पर वन्य जीव भी कम मात्रा में पाए जाते हैं। आगे बात करता हूं उसकी, जो हमारा थार का मरुस्थल है, इसे किसका अवशेष माना जाता है, तैथिस सागर का अवशेष। जो मरुस्थल है इसे किसका अवशेष माना जाता है, तैथिस सागर का अवशेष। प्रमुख जो बात थी, मरुस्थल आप सभी पता है मरुस्थल किसे कहते हैं, वनस्पति रहित क्षेत्र को, या जहां कम वनस्पति पाई जाती है क्या कहलाता है, मरुस्थल कहलाता है। ईश्वरी प्रसाद ने हमारे इस प्रदेश को वृक्ष प्रदेश के नाम से संबोधित किया है। और एक चीनी यात्री थे, यहाँ पर आने वाले चीनी यात्री हवेनसांग, जो चीनी यात्री थे हवेनसांग, उन्होंने हमारे इस प्रदेश को गुर्जरात्रा के नाम से संबोधित किया था। यदि बात करें मरुस्थल की प्रमुख विशेषता, तो मरुस्थल की क्या विशेषताएं होती है, यहाँ वर्षा का अभाव होता है, वनस्पति की कमी होती है, भूमि में उपजाऊपन की कमी होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम मात्रा में पानी की उपलब्धता होती है, इसलिए यहाँ पर उपजा जो है वो कम मात्रा में होती है, फसल कम मात्रा में होती है। खाद्यान्नों का अभाव, जब फसल नहीं की जाएगी यहाँ पर तो खाद्यान्नों का स्वाभाविक सी बात है यहाँ अभाव होगा। अगला है प्रतिकूल परिस्थितियां, यहाँ परिस्थिति प्रतिकूल होती है, सम परिस्थिति यहाँ पर नहीं पाई जाती। देखिए कभी यहाँ आंधी चलती है, कभी यहाँ तापमान अधिक होता है, कभी लू चलती है, तो यहाँ का जो है और वर्षा भी अनिश्चित है, यहाँ की वर्षा भी निश्चित नहीं होती, इसलिए इसकी परिस्थितियां कैसी हैं, विषम परिस्थितियां हैं। अगला है ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का जो तापमान है वो बहुत अधिक हो जाता है, तथा शीत ऋतु में यहाँ के तापमान में बहुत ज्यादा कमी पाई जाती है। यहाँ पर वन्य जीवों का अभाव पाया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो पानी पीने के लिए पानी है या उनके चारे की जो है उचित व्यवस्था नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ पर वन्य जीवों को क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जो थार का रेगिस्तान है विश्व का सर्वाधिक जो है यहाँ पर सर्वाधिक प्राणी वनस्पति जीव जंतु जो भी हैं पाए जाते हैं, बजाय और जितने भी मरुस्थल हैं उनके उसमें सर्वाधिक पाए जाते हैं। आगे बात करूंगा वन्य जीवों का यहाँ अभाव पाया जाता है। तैथिस सागर का अवशेष, ये किसका अवशेष माना जाता है, तैथिस महासागर का अवशेष माना जाता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं हटा देता हूँ। देखिए जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी उत्पत्ति तैथिस महासागर के अवशेषों से मानी जाती है। अब ये किस चीज से हमें पता लगता है कि ये वास्तव में ही हमारे जो मरुस्थल हैं इनकी उत्पत्ति तैथिस सागर के अवशेषों से हुई है। इसी चीज का जो हमें अवशेष मिलते हैं तो कुछ इस प्रकार से हैं जो हमें मिलते हैं। सबसे पहला है खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलों से यह पता चलता है कि यहाँ पर पहले क्या था, समुद्र था, उसकी लवण यहाँ प्राप्त होती है, इसमें से यहाँ का पानी जो है कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पहले पूर्व काल में क्या था, तैथिस महासागर था। अगली हम बात करते हैं तैथिस महासागर के बाद में अवसादी चट्टान जो जीवाश्म पाए जाते हैं थार के रेगिस्तान में, अवसादी चट्टानों की प्रधानता।
थार के रेगिस्तान में अवसादी चट्टानों की प्रधानता। यहाँ पर अवसादी चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। जीवाश्म खनिज यानी कि यहाँ पर सर्वाधिक जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। इन सबसे हमें यह पता लगता है कि यहाँ पर पूर्व काल में क्या था, 33 महासागर था। ये उसके क्या है, अवशेष। कुलधरा गांव जैसलमेर। यहां से मछली के कंकाल या अवशेष प्राप्त हुए हैं। मछली के अवशेष कुलधरा गांव जैसलमेर से मछली के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यदि आगे बात की जाए प्राकृतिक वनस्पति के जीवाश्म, आकलगुण फॉसिल पार्क, यहाँ से प्राकृतिक वनस्पति के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। आकलगुण फॉसिल पार्क आकल गांव जैसलमेर में स्थित है। और ये जो प्राकृतिक वनस्पति के जीवाश्म मिले हैं वो जोरेसिक युग के हैं या जोरेसिक काल के हैं। जुरासिक किस काल के हैं, ये जोरेसिक काल के हैं। यदि आगे बात की जाए परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की प्रधानता यहाँ पर प्राकृतिक या परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की जो है प्रधानता पाई जाती है। अब परंपरागत या गैर परंपरागत इनको आप सभी जानते होंगे। जैसे परंपरागत वे संसाधन जिनका दोहन एक बार होने पर दोबारा से उस ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती, जैसे कि हमारे जीवाश्म
ईंधन है, कोयला है, खनिज तेल है, पेट्रोलियम है, या फिर जल विद्युत है, या हम कह सकते हैं ताप विद्युत है। इन सबको हम किसकी श्रेणी में रखते हैं? परंपरागत ऊर्जा संसाधन। गैर परंपरागत के लिए हम बात करें, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, बायोगैस ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है। इन सभी को हम किसके श्रेणी में रखते हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की श्रेणी में। ठीक है, यहाँ अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। एक बार बता देता हूँ।